अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त हमारे मुल्क में एक तरफ महंगाई का तूफ़ान, नया बजट आया, उसके बाद महंगाई की शरह मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, तो वहीं पर जो मसाइल हैं हर सेक्टर में हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं। अगर हम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से बात करें तो एक तरफ जहाँ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ी, दूसरी जानिब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो है टैक्स की भरमार कर दी गई है। सरकारी मुलाजमीन कितना परेशान है, लीव इनकैशमेंट और इसके साथ साथ ग्रेजुएटी के मसाइल और जितनी मरात ग्रेड 4 के सरकारी मुलाजमीन को दी जाती है। क्योंकि आप देखिए जो बड़े बड़े अफसर हैं उन्हें तो सरकारी प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, मगर आम जो क्लर्क लेवल तक जितने भी हमारे मुलाजमीन हैं, ग्रेड 4 के जो मुलाजमीन होते हैं, वो किन किन मुश्किलात का शिकार हैं। आज के इस प्रोग्राम में उनके मसाइल सुनेंगे और इसके साथ साथ जो है इसका हल आखिर क्यों हुकूमत निकाल नहीं रही, इस तमाम सूरत हाल में बात करेंगे। हमारे साथ होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद भी जो सरकारी मुलाजमीन हैं मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का करे। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल कौन से स्केल पर इस वक्त काम कर रहे हैं? मैं 12वीं स्केल पर। 12 स्केल पर जी। तो जिस तरह से भी हमने देखा कि टैक्स लग गया है, हमारे जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों पर इतना इजाफा नहीं है जितना अब टैक्स लग गया है। गुजारा करना इस वक्त सरकारी मुलाजमीन का अपनी महदूद तनख्वाहों में कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है सर, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसमें मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि हर बजट की हर यानी कि फ़िगर के ऊपर ये 15-20% बजट बढ़ाया जाता है, इंक्रीज़, ताकि वो नेक्स्ट आगे जब भी साल आता है बजट हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि हमारे एहलकार जो हैं मुलाजमीन, इनके बजट के ऊपर उन्होंने बढ़ाने के बजाय घटा दिया है। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ, ग्रेजुएटी और हमारे लीव इनकैशमेंट रनिंग बेसिस, और जो हमारी इसकी है बेसिक जो इन्होंने की है रनिंग को हटाकर, ठीक है, बेसिक पर लाए हैं, इनिशियल बेसिक पर। ये बहुत हमारे लिए मसला बनाया। आप मुझे बताएं ना, रनिंग बेसिस पर जो ले रहे थे, ठीक है, जो पुराने रिटायर हुए वो तो खुश हो रहे हैं। अब हमारे बाबा नज़ीर साहब हैं यहाँ पर, ये रिटायरमेंट के करीब हैं, ठीक है, इनके जो है ना 10-1 लाख रुपए इनकी कटौती हो जाएगी। अब मुझे ये बताएं, इनका नुकसान है, पेंशन में भी नुकसान है, ग्रेजुएटी में भी नुकसान है, लीव इनकैशमेंट में भी नुकसान है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें हमें एहलकार को इन्होंने बढ़ाया है? आप देखें हर चीज़ बढ़ती है, महंगाई जब बढ़ती है तो हर चीज़ बढ़ती है, तो हमें क्यों घटाया है? एक तो जब एफबीआर का हदफ बढ़ा 9,200 अरब से 12,700 अरब, जाहिर सी बात है जब वो 38% हदफ बढ़ा रहे हैं तो वो जो टैक्स है वो तो सरकारी मुलाजमीन ने वैसे ही भरना है। उसके बाद तनख्वाहों पर भी टैक्स आ गया, उसके बाद जो आपके मरात बढ़ने चाहिए थे वो कम हो रहे हैं। तो उस तमाम सूरत हाल में जितने एहतजाज भी किए, इस हवाले से मुतालबात भी रखे, क्या देख रहे हैं? ये तो मसाइल बढ़ती जाए। असल में सर मसला ये है कि हमारा ये केस अब अदालत में है। जैसे कि हमारे करीम नवाज़ खान साहब ने बताया, लीडर हैं हमारे यहाँ के, कि हमारा अदालत में केस है, इस वजह से ज़्यादा हम इस पर वो नहीं कर रहे। और मेरी बहुत मोदबाना गुजारिश है चीफ़ जस्टिस साहब से कि वो इस फैसले को फौरी अमल करवाएं, हमारा वो हिसाब का निज़ाम बहाल करें। जैसे ग्रेजुएटी, लीव इनकैशमेंट, हमारे जो मैटर थे। अब मेडिकल अलाउंस ले लें, हमारा कन्वेंस अलाउंस ले लें, हाउस रेंट ले लें, किसी चीज़ में ये नहीं बढ़ा रहे। जबकि क्या हम ज़िंदगी नहीं गुजार रहे इस मुल्क में? क्या बाकी चीज़ें महंगाई में जा रही हैं? अपनी ये गाड़ी का जो ये करते हैं ना प्रोटोकॉल, एक गाड़ी को पीछे हटा दें, मेरे ख्याल हमारा बजट पूरा हो जाएगा। ये जितना प्रोटोकॉल लेते हैं उस गाड़ी का एक फ्यूल ही हटा दें तो मेरे ख्याल में हमारा बजट उनके बराबर आ जाएगा, अगर ये चाहते हैं कि हमारा बजट सेम हो जाए। कंसेप्ट है अवाम का कि भाई सरकारी मुलाजमीन जो हैं इस वक्त ऐशो इशरत में बड़ा जो है उन्हें मरात में रहे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो अफसरान हैं या फिर जो हुक्मरान हैं उन तक हो रही हैं। आम जो एक मुलाजिम है, एक जो मतलब ग्रेड 4 से जो जिसकी जो भर्ती होते आगे जाता है, उसके लिए तो आम शहरी के बराबर ही। सर ये देखें, आप हर शोबे में देख लें, हर कोई अपने शोबे में ही अपनी औलाद को आगे बढ़ाता है, ऐसे ही है ना। हमारा तो हाल ये है, हमारे तो बच्चे भी मुलाजम नहीं लग सकते। अब तो ये हालात ये हो गए, आउटसाइडर अपने बच्चे यहाँ मुलाजम लगा रहे हैं, मुलाजमीन के बच्चे ही नहीं इधर पोजीशन। किसी तरह मामलात इस तरह चल रहे हैं, वो जो है ना उसमें भी जो है ना अफसरशाही पोजीशन चल पड़ती है। अच्छा, आखिर में जितनी भी ये सूरत हाल बन चुकी है और इसमें जो है जो लीव इनकैशमेंट के मसाइल हैं और जो मरात मतलब जिसमें हम पेट्रोल का बात करें, हाउस रेंट की बात करें, वो सारा सूरत हाल जो है इस वक्त किस तरह इतनी महदूद आमदनी में गुजारा कर रहे हैं? बिजली के बिल कितना?
सर बिजली आपके सामने है, हर महीने वो रेट बढ़ा रहे हैं, हर महीने रेट बढ़ रहा है, और हमारा यहाँ जो सैलरी मैटर है वो यूँ के तूँ है, उनमें कोई फ़र्क नहीं आया ना। मैंने आपको बताया ना, लीव इनकैशमेंट, ये हर एक चीज़, सैलरी की हर चीज़ को हमें अब ये देखते हैं ये कितनी परसेंटेज पे किस लेवल पे बढ़ाते हैं, हमें रनिंग बेसिस पे बढ़ाते हैं या ये इनिशियल बेसिस पे बढ़ाते हैं। देखें अभी इसका भी हमें कुछ पता नहीं। वादे दावे तो आपके साथ पहले हो, वादे बिल्कुल, हाँ जी ऐसे ही है, लेकिन अब देखें ये आगे इसमें भी मुझे लगता है कोई कुलिया अख्तियार करेंगे। पार्लियामेंट हाउस के भाई जब एपका यूनियन सारे वहाँ पहुँचे हैं, एहतजाज वगैरह किए, तो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स वगैरह? देखें जी वही मैं बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन पे ही पता लगेगा, अभी तो उन्होंने वादे तो कभी वफा हुए नहीं। मतलब हर दफ़ा एहतजाज पे नया वादा, लेकिन नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता। मैं इन हुक्मरान के लिए थोड़ा सा एक वो बताता हूँ, सुनाता हूँ इन्हें। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाएं मगर आग पे चलते ही रहेंगे, गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा, दुनिया में हम आए तो जीना ही पड़ेगा, मालिक है तेरे साथ ना डर गम से तू ए दिल, ना डर ए दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। यानी कि अगर हम एहलकार इकट्ठे हो जाएं और हम इंशाल्लाह, हमारी क़यादत है करीम नवाज़ खान साहब, इनके साथ हम प्लान बना रहे हैं इस मामलात में, अभी देखते हैं नोटिफिकेशन के बाद क्या होता है। मतलब नोटिफिकेशन अगर मुतालबात पूरे न हुए तो एहतजाज का दायरा होगा। ये बिल्कुल बिल्कुल वो उनके बारे में यही मैं कहूँगा थोड़ी सी बस, कि बात क्या करते हो तुम, याद करते हो क्या तुम, बात क्या करते हो तुम, याद करते हो क्या तुम, लीडर हैं यहाँ तुम हो यहाँ, मैं भी हूँ यहाँ, तनख्वाह के लिए, पेंशन के लिए, ग्रेजुएटी के लिए हमें हर रास्ता अख्तियार करना ही पड़ेगा करीम नवाज़ की क़यादत के साथ इंशाअल्लाह। जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन जो हैं मौजूद हैं हमारे साथ, मसाइल भी इनके सुन रहे हैं, मज़ीद भी मुलाजमीन जो हैं उनके भी मसाइल सुनते हैं, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनके मसाइल आपको सुनवा रहे हैं, उसके साथ साथ जो है जो सरकारी मुलाजिम 40 साल अपनी सर्विस एक इदारे को देता है, बदले में जो है हमारी गवर्नमेंट क्या दे रही है जानते हैं। बुज़ुर्ग जो हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तकरीबन रिटायरमेंट को इनके 4 से 5 साल रहते हैं, तो अब तक सारी सर्विस, सारी ज़िंदगी जो है सरकार के नाम अपनी वफ़ कर दी, तो सरकार अब बदले में कौन सी इमारत देगी, सरकार जो है कौन सी फैसिलिटीज़ देगी, सरकार जो है इन्हें एजाज़ में क्या दे रही है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से ठीक है? शुक्र है मौला का। सरकारी मुलाजमीन के मसाइल तो ऐसे हैं कि मतलब हल हो ही नहीं सकते, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पूरी ज़िंदगी सरकार के नाम आपने वफ़ कर दी, गवर्नमेंट मुलाजमत कर ली, अब रिटायरमेंट करीब है, रिटायर हो जाएंगे, आगे ग्रेजुएटी के मसाइल चल रहे हैं, कई मसाइल चल रहे हैं, आगे क्या नज़र आ रहा है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहने को तो बहुत कुछ है पर क्या करें, समझ से बाहर है, परेशानी होती है। जब जू हिसाब नज़दीक आ रहा है बड़ी परेशानी है। मैं तो समझता हूँ हुकूमत समझ रही मुलाजमों को, ऐसा क्या समझ लिया उन्होंने। अब पेंशन देख लो ना, हमें पेंशन मिलेगी क्या, ये अपनी जेब से देंगे, ये जेब से नहीं देंगे, हम कटौती करवाते हैं, हर साल के साल हमारी कटौती होती है। पेंशन जो भी हमारी होती है वो जो हमें देंगे ये क्या अपनी जेब से देंगे या IMF से लेके देंगे? भाई ये हमारी कटौती होती है, ये इंश्योरेंस के ज़रिए जैसे भी हमारा कटौती करके वो रखते हैं, उसके बदले हमें पेंशन देते हैं। अब जो कैशमेंट है, ये जो थी हमारी वो लिव इन कैशमेंट, या हमारा वो जो था साल के हमारे वो कटौती अब तक लगेगा, इन्होंने ये तो हमारा नुकसान कर दिया उल्टा। आप रिटायरमेंट के करीब हैं और उसके बाद जो है अब ग्रेजुएटी के भी बड़ा मसला है, उसके बाद जो है रनिंग पे से बेसिक पे पर आपकी जो है पेंशन आपको मिलेगी,
इतनी टेंशन में है ना। अब ये देखो ना, मेरा 15-20 लाख अगर मुझे मिलता, उसमें तो 7-8 लाख निकल गया, मैं क्या बचा? वो तो हमारा नुकसान हो गया ना। वो भाई हमने सर्विस दी हुई है, हम कटौती कर ले, भाई इससे पूछे तो सही बंदा, या तुम अपनी जेब से दे रहे हो, ये पूछे तो सही। और भाई हम कटौती करवाते हैं, वो कटौती के बदले वो हमें सब रिलीफ मिलता है, वो पेंशन मिलती है, वो मुराद मिलता है। इस वक्त हालात जो हैं, मुल्क के हालात अगर हम देखें तो इसमें काफ़ी मुलाजमीन के बड़े मसाइल हमें नज़र आते हैं। और इस हवाले से अगर हम बात करें कि जिस तरह से अब लीव इनकैशमेंट और तमाम तर जितने भी मसाइल हैं, अब भी जो तनख्वाह मिल रही है और बाद में तो तनख्वाह ज़ाहिर सी बात है वो जब पेंशन मिलेगी तो रहने बेसिक पे से जब अकॉर्डिंग जब जाके बनेगी बड़ी महदूद हो जानी है। महंगाई का दौर है, गुजारा किस तरह हो? मैं भी तो ये कह रहा हूँ ना, अब मेरी तनख्वाह ना 50 ऊपर थोड़ा आगे पीछे हुई। अब इसको ना घर में इस्तेमाल करो, पहले तो बिल आया पड़ेगा, पहले दुआ मत अल्लाह करे यार बेली 10,000 तो घाट आ गया, 10,000 12,000 उधर निकल गया। अच्छा आगे देखो जी, घी लेने चले जाओ, जो घी की कीमत ही माशाल्लाह। अगर सब्ज़ी को किसी को हाथ लगा लो ना, पहले तो वो जो नई सब्ज़ी आएगी वो तो 200-250 के नीचे आती ही नहीं है। जो भी लोग, जो ये हमारी यानी कि एक आम सी सब्ज़ी है, किसी को कहते हैं आलू, ये 80 रुपये चल रहा है। अब जब ये नया नया होता है ये 200-300 रुपये पे चला जाता है। ये समझ लो टमाटर हो गए 30 रुपये किलो, या वो आलू हो गया जी 20 रुपये किलो। ये कौन सा ही, मैं तो समझ ही नहीं आती है, ये सस्ती होगी। और भाई कितों होगी सस्ती? तुसा ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ तेल का रेट ਵਧਾਉਂਦੇ हो उस समय ਤੁਹਾਨੂੰ पकड़ नहीं होती। जिस समय तुम बंदे के ऊपर लगाते हो टैक्स, अब टैक्स दे देख लो, ये बिजली का बिल है ना, मैं सारे टैक्स दे रहा हूँ और मैं तो देने का भी हकदार नहीं हूँ। और किसी के टैक्स दे दूँ भाई? मेरा बिजली का कारखाना लगाया हुआ है। और भाई देखो को अक्ल के नाखून, हुकूमत को चाहिए अक्ल के नाखून ले, अल्लाह के बंदे यार वो टैक्स उधर भेजो। जो कारखाने जिसका 10, 15, 20 मरले का प्लाट है, इतनी बड़ी कोठी, उसके ऊपर लगाओ टैक्स। ये जो उनसे 20-25 टैक्स ठोके हो ना, फलाना टैक्स है, ढिमकाना टैक्स है, खुदा दा नाम मनो यार, मरना कोई नहीं। तुसा दो तो कोई जेब तो अग लगी हुई है भाई, दो तुसा कुरान केड़ी शै दो तुसी भाई, दो तुसा। एक गरीब तो क्यों टैक्स लै दे? वो जदा बेचारा 3 बल्ब या एक पक्खा चलाना, वो तो इतना बिल है 3-4-5 हज़ार उत्ते नहीं आती। सैलरी कितनी है उसकी? 1000 रुपये नहीं कमाता उसकी। 1000 वाला को 30,000 बड़ी मुश्किलों से कमाता है, उसके ऊपर 7-8 हज़ार बिल आ जाए तो माशाल्लाह गर्मी आ रहा है 20-25 हज़ार तक बिल कम आएगा ही नहीं भाई, तो पूछने वाला ही नहीं है। टैक्स की बात कर रहे हैं, GST टैक्स, इनकम टैक्स, फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स, फिक्स टैक्स। भाई जी भाई वो कर लेना, बस जो 2-3 पक्खे चलाता है या कूलर चलाता है यार, और गरीब आदमी कूलर ही ना चलाए यार, वो भी तुम छीलो। और मेरा बिल तो आ जाता है अपने यानी कि 5-7 हज़ार से अब आ रहा है। देखो अब जब हम हमारे 2-3 पक्खे चलेंगे तो काम शुरू हो जाएगा। कूलर लगाएंगे तो फिर तो हो जाएगा। हाँ, में से वो पैसे निकालना और वो पूरे करना बड़ा 30 हज़ार 35 40 हज़ार भाई बिल भरा है। अब मेरी 50 हज़ार तनख्वाह, मैं 40 हज़ार बाकी कहाँ से लेके आऊँ? हमें मुतालबा क्या रखेंगे गवर्नमेंट के सामने? इतने एहतजाज भी किए, पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी गए, तो अब मुतालबा क्या रखें? मुतालबा तो भाई हमारा ये जो टैक्स का वो लगाया ना, खुदारा अकल का ना खून ले, ये टैक्स जो है ना, कम से कम मुलाजिम को तो छूट दे दो। अल्लाह के बंदे हो, टैक्स लगाना तो अच्छे बल्ले बंदे से लगाए, कारोबारी बंदे से लाखों रुपए कमाते हो। हम 40 हज़ार 50 हज़ार लेके हमारे पर इतना टैक्स लगाया, मैं क्या फायदा? हम तो कहते हो ये टैक्स जो है ना ये वापस लो। जो जिसके ऊपर टैक्स बनता है 4-5 लाख की जिसकी तनख्वाह, उसके ऊपर टैक्स लगा, समझ में भी आती है। अल्लाह के बंदे 1-1.5 लाख रुपये टैक्स किस चीज़ का लगाएं भाई? जो टैक्स है ये फिल फॉर वापस होना चाहिए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से मज़ीद भी सरकारी मुलाजमीन से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह से सरकारी मुलाजमीन जितने भी हैं बात कर रहे हैं, उनसे मसाइल सुनवा रहे हैं, तो उसी तरह जितनी हमारी ख़वातीन सरकारी इदारे में मुलाजमत कर रही हैं और जो तनख्वाहों का मसला है, उस तनख्वाहों के मसले को वो किस तरह से फेस कर रही हैं, तमाम तो सूरत हाल पर बात करने के लिए मज़ीद भी हमारे साथ जो है डिवीज़नल जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन जो है इस सवाल से मौजूद हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये बताइएगा कि जिस तरह से महदूद आमदनी में गुजारा करना और इस हवाले से मसाइल ही बढ़ते चले जा रहे हैं, लीफ इनकैशमेंट का मसला हो गया, उसके बाद जो है जितने भी अलाउंसेस वगैरह में हम देखें तो वो उस हिसाब से 2007 के बाद सब तक नहीं बढ़े, तो इस हवाले से कितने मसाइल आप? इस हवाले से तो हम काफ़ी सारे मसाइल को फेस कर रहे हैं। इसी हवाले देखा जाए, हम अपने छोड़े हमारे से निचले मुलाजमीन को देखा जाए तो वो उनकी तनख्वाहें हमसे भी कम है,
ٹھیک ہے، وہ بہت پریشان ہیں اور اپنے ادویات کے بارے میں، ہاؤس رینٹ کے بارے میں. اب ہمارا ہاؤس رینٹ دیکھا جائے تو وہ 2700 ہے. اب دیکھیں 2700 میں تو کوئی ہوٹل کا کمرہ کیا کوئی چیز بھی نہیں. گھر رینٹ تو دور کی بات ہے نا، بالکل نہیں ملتا. تو گورنمنٹ جو بھی آتی ہے وہ ہم سے وعدہ کرتی ہے کہ ہم 14 سال ہو گئے ہیں کہ ہم اس کو بڑھائیں گے. کنوینس الاؤنس ہے، میڈیکل الاؤنس ہے اور اسی طرح ہاؤس رینٹ ہے، ان سب کو بڑھائیں گے. پر یہی 20% 25% تنخواہ بڑھا کے اور اس کے اوپر مزید ٹیکس لگا کے ہمارے اوپر جو ہے مزید پیسے ہم سے لے لیے جاتے ہیں. اس طرح سے آپ ابھی سرکاری ملازمت بھی کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی خواتین ہیں سرکاری ملازمت ہماری جتنی کر رہی ہیں ان کے لیے، کیونکہ آپ ایز اے لیڈر بھی سرو کر رہی ہیں، تو یہ بتا دیں کہ جو مسائل ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں کہ اسپیشلی خواتین ان نے آنا ہے جانا ہے، ان کے ٹرانسپورٹ کے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، اس پہ بھی بڑا خرچہ آ جاتا ہے. اور اوور آل جو ہے کئی احتجاج بھی کیا آپ لوگوں نے، آپ لوگ بھی شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہیں، مرد حضرات کے مطالبات پھر بھی نہیں مانتی حکومت. اس کی کیا وجہ ہے؟ جب ہم مطالبات کے لیے جاتے ہیں تب تو ہماری بات مانی جاتی ہے، ہمارے ہاں ملایا بات جاتا ہے. اس کے بعد جب بجٹ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہی 20% 22% وہی ہے، اور اس کے بعد کچھ بھی ہمارے مطالبات ہوتے ہیں اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتی. مطالبات پر جو ہے عمل درآمد نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سرکاری ملازمین جہاں پر مرد حضرات پریشان ہیں وہیں پر خواتین بھی جو ہیں وہ بھی شانہ بشانہ کھڑی ہیں اپنا حق مانگنے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے. تو ناظرین، جس طرح سے ابھی آپ کو یہ مسائل سنوائے، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو گریجویٹی ہے وہ نہ ملنا، پینشن جو ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو رننگ پے پہ نہیں ملتی، بیسک پے پر جا کے ملتی ہے، جس کی وجہ سے اگر کسی کی پینشن رننگ کے مطابق 60,000 بنے گی تو بیسک کے مطابق 40,000 روپے بن جائے گی. اور سارا سروس کے دوران کٹوتی ہوتی ہے اور تب جا کے جو پینشن ملتی ہے، اور وہی پینشن دیتے وقت بھی بہت ہی زیادہ ہم کہیں گے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں انہیں مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے. تو یہ تمام تر صورتحال بہتر ہونی چاہیے، اور ریکویسٹ ہے یہ ہمارے وقت کے حکمران اور شہباز شریف صاحب سے، مریم نواز صاحبہ سے، کہ یہ حالات ہیں آپ کے پنجاب کے، اسے آپ جلد سے جلد حل کریں تاکہ سرکاری ملازمین جو ہیں سکھ کا سانس لے سکیں. مزید بھی سوال سے بات کرتے ہیں، وقت ایک شارٹ بریک ہونا. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح سے سرکاری ملازمین کے مسائل جو آپ سمجھتے ہیں کہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ رواں مالی سال کے بجٹ میں بھی اگر ہم بات کریں کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اتنا اضافہ نہیں ہوا جتنا اضافہ جو ہے ٹیکس کی صورت میں اب ان سے کلیکٹ کیا جائے گا. اور تمام تر صورتحال میں جتنے بھی ہمارے سرکاری ملازمین ہیں اس حوالے سے کئی ان نے احتجاج بھی کیے، اکثر سراپا احتجاج رہتے ہیں. عید سے پہلے جو ہے اس حوالے سے جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس کے باہر بھی جو جا کر احتجاج کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھا، اور تمام حالات میں لیو انکیشمنٹ کے مسائل، گریجویٹی کے مسائل، اس کے بعد جو الاؤنس وغیرہ ہیں اس کے مسائل دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور سرکاری ملازمین کا اپنی محدود تنخواہوں میں گزارا کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے، اس حوالے سے آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر نائب صدر آل پاکستان میونسپل فیڈریشن، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل سیکرٹری بھی ہیں ایپکا یونین ساؤتھ پنجاب کے کریم نواز صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. خان صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک، اللہ کا کرم. ٹھیک ہے، شکر مالک، اللہ کا کرم ہے. دیکھا کہ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں موجودہ حالات جو ہیں، جتنی مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی بجٹ آیا ہے نیا، اس میں ایک تو نہ صرف سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پر ٹیکس لگے، اس کے علاوہ جو ہے جو FBR کا ہدف تھا 9,200 ارب سے بڑھا کر 12,700 ارب ہوا. تو وہ بھی ظاہری سی بات ہے ہر سرکاری ملازمین جب مہنگائی ہوگی اس کی صورت میں بھی جو ٹیکس ہے جا کے گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کروائے گا. موجودہ حالات سرکاری ملازمین کے لیے کیسے دے گا؟ ملازمین کے لیے یہ گورنمنٹ کی جو پالیسیاں چل رہی ہیں یہ فاقے پہ ہم آ چکے ہیں اس وقت. اس کے بعد ہے کہ کوئی بھی اب اس کے بعد جیسے ملازمین کے جو پالیسیاں ہیں اتنی سخت کر دی گئی ہیں، اب ایڈ دیکھیں تو اب میرے خیال ہے کہ کوئی بھی ملازم اب ملازمت پہ نہیں آئے گا. جو گورنمنٹ نے ابھی نیا جو رولز بنائے ہیں جس میں ہے کہ یہ پنشن بالکل نہیں دیں گے، تو اس میں تو میرے خیال ہے کوئی بھی ملازم جو ہے اپنی ملازمت پہ نہیں آئے گا. وہ بزنس کو، کاروبار کو ترجیح دے گا، کیونکہ ہم پوری سروس یہ ملازمت نہیں کرتے، ہم پوری زندگی یہاں وقف کر دیتے ہیں اس ادارے کے لیے. یہاں ہم تقریباً 40 سال سروس کرتے ہیں، 40-42 سال سروس کرتے ہیں.
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی اور کام کے نہیں رہتے اور گورنمنٹ کی اتنی ریسٹرکشن ہوتی ہیں. ہم صبح سے گھر سے نکلتے ہیں, ہم راتوں کو گھر میں جاتے ہیں. حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک سرکاری ملازم 40 سال جو ادارے کو اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں, تو ابھی جو صورتحال ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ سرکاری ملازمین کے لیے کون سا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا سیلری کا ایشو ہے ہمارے. اور سیلری یہ ہے کہ سیلری ہماری جو شرح ہے اس کی مہنگائی کی اس کے مطابق نہیں چل رہی. میں نے بارہا احتجاجوں میں اپنے جہاں میڈیا کے توسط کے ساتھ تحریری طور کے اوپر گورنمنٹ کو لیٹر لکھے. ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارے کلاس 4 ملازمین کے گھر ایک دن کے لیے آپ بڑے لوگ ہیں, آپ نہیں رہ سکتے. آپ کو وہاں بدبو آئے گی, آپ کے سٹیٹس کے مطابق وہ گھر نہیں ہوگا. آپ ایک اپنی ٹیم بنا دیں, ایک افسر کی ٹیم, سیکٹری کو کسی سیکٹری کے لیول پہ لگا دیں, کسی کمشنر لیول کے بندوں کو لگا دیں. ہمارے گھر ایک دن کے لیے جائیں اور دیکھیں ہم کیسے گزر بسر کر رہے ہیں, اس کے مطابق ہماری تنخواہ بڑھائی جائے. بجلی کا بل ہے, بجلی گورنمنٹ مثال کے طور کے اوپر 1400 ارب کی یا 1300 ارب روپے کی بجلی بنا رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم اتنی کی بنا رہے ہیں, جبکہ جو ہم سے جو لیے جاتے ہیں وہ 26,000 ارب روپے ہم سے وصول کیے جاتے ہیں. اس بجلی جب بنتی اتنی کم ہے, تو یہ ایسا کون سا فارمولہ گورنمنٹ نے اختیار کیا ہوا ہے جو بنتی 13 ارب روپے کی ہے اور وصول 26,000 ارب روپے ہو رہے ہوتے ہیں, ڈبل ہو رہے ہوتے ہیں. سرکاری ملازمین گریڈ 4 کی بھی اگر ہم بات کریں تو بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں, اس پہ بھی جو مختلف قسم کے ٹیکس اگر ہم بات کریں, انکم ٹیکس, جی ایس ٹی ٹیکس, ٹی وی ٹیکس, اس کے بعد اب فکس ٹیکس بھی جو ہے متعارف کروا دیے. تو اس اتنے سارے ٹیکسز کے ایک تو پہلے ہی بھرمار ہے, اب تنخواہوں پر ٹیکسز لگیں گے, اس کے بعد جو ہے لیو انکیشمنٹ کے مسائل, گریجویٹی کے مسائل. اس تمام تر صورتحال میں جس طرح سے آپ لوگ جاتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھی ابھی جس طرح سے آپ کا یونین کے توسط سے آپ سب وہاں گئے, تو اس کے بعد احتجاج کرنے کے بعد کوئی اثر انداز اس چیز کا نہیں جی, یہ پری پلان ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں وزیر خزانہ باہر سے امپورٹ ہوتا ہے ہمارا, ہر گورنمنٹ باہر سے بندہ لیتی ہے. جو بندہ باہر کی دنیا دیکھ رہا ہے یا باہر رہ رہا ہے اس کو ہمارے مسائل کے بارے میں کیا پتہ ہے, پاکستان میں یہ کیا چل رہا ہے. ابھی جو ہے آپ سمجھ رہے ہیں تنخواہ نہیں بڑھے گی, گریجویٹی اور لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ تو چلتا آ رہا ہے, یہ حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. دیکھیں لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ تھا, انٹرم گورنمنٹ تھی, انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا, ایک قانون نکالا کہ لیو انکیشمنٹ نہیں دی جائے گی. اس کے اوپر انہوں نے کٹ اور ضرب لگا دی. تو جب کہ جو بھی قانون پاس ہوتا ہے وہ کابینہ, اس کو متفقہ طور کابینہ ہوتی ہے, وہ ایجنڈا رکھا جاتا ہے اسمبلی میں, اس کے بعد پاس ہوتا ہے. وہ بغیر ایجنڈا رکھے پاس ایک خود سے ایک نوٹیفیکیشن لیو انکیشمنٹ کا نکال دیا گیا ہے, جس کو ہم چیلنج کیے ہوئے ہیں ہم نے ہائی کورٹ میں. اور انشاءاللہ ہم قانونی طور کے اوپر یہ اپنا جو لیو انکیشمنٹ کا جو یہ ہے نوٹیفیکیشن, اس کو انشاءاللہ ہم ختم کروائیں گے اور ضرور کروائیں گے. باقی دیکھیں کنوینس الاؤنس اور اس کا 2007 سے ہمارے پار بند ہے. 2007 میں کنوینس الاؤنس بڑھایا گیا, اس کے بعد اب 2024 ہے. آپ دیکھیں کتنے سال کا فرق ہے. وہ کنوینس الاؤنس جس وقت اس وقت یہ پٹرول تقریباً 65 روپے لیٹر تھا, 62 روپے لیٹر تھا. اب پٹرول دیکھیں 300 کی حدود کو کراس کر کے اب تقریباً 350 کے قریب پہنچ چکا ہے. ہمارا موٹر سائیکل کے اوپر تقریباً جو کلاس 4 کا ملازم ہے اس کا ہے 1740 روپے اس کو کنوینس الاؤنس ملتا ہے, اور جو اس سے اوپر والے ہیں ان کو ملتا ہے 2700 روپے, اور جو اینڈ کیٹیگری ہے اسکیل 17 سے اباب ان کا ہے 5000. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پٹرول کی شرح ہے میرے پاس 1700 روپے ہیں, میں 1700 روپے میں ایک مہینہ موٹر سائیکل کیسے چل سکتی ہے. صورتحال ہے, اس میں مطالبہ کیا رکھیں گے حکومت کے سامنے, اور جو یہ مسائل آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے سرکاری ملازمین ہیں گریڈ 4 کے, ان کے لیے ان کے ساتھ اگر جا کے ایک دن بھی گزارا جائے تو یہ گزارنا بڑا مشکل ہوگا, مطالبہ کیا رہے؟ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جیسے ابھی میں کنوینس الاؤنس کے بارے میں بات کرتا ہوں, ایسے ہاؤس رینٹ ہے وہ بھی 2007 سے ہی آگے نہیں بڑھا. آپ یہ دیکھیں گھر کے کرائے, گورنمنٹ کا اپنا ہے رولز ہیں کہ 10% ہر سال ویلیو بڑھ جاتی ہے. جیسے ہمارے پاس شاپس وغیرہ ہیں یا کوئی اور پلاٹس وغیرہ ہیں,
اگر ہم یہ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں لوگوں میں دیتے ہیں گورنمنٹ دیتی ہے تو وہ اس کا کرایہ ہر سال 10% بڑھا دیتی ہے آٹومیٹکلی. یہ رولز ہیں کہ ہر سال 10% شرح بڑھائی جائے. اور ایسے ہی دیکھیں کہ جب پرائیویٹ آپ کسی کے پاس رہائشیں جن کی نہیں ہیں, تقریباً 95% ملازمین کی رہائشیں نہیں ہیں, وہ رینٹ پہ رہ رہے ہیں, وہ ہر سال ان کا 10% تو کرایہ بڑھ جاتا ہے, لیکن گورنمنٹ نے جو فکس کیا ہوا ہے اسی کے اوپر کھڑی ہیں. وہ تقریباً ہے 5,000 4,000 3,000 2,500. مجھے بتائیں کلاس وہ 2,500 کا آج مکان, کیا کمرے کو لوگ دیکھنے نہیں دیتے, ایک دن کا کرایہ بھی نہیں بنتا. یا گورنمنٹ ہمارے ملازمین, سرکاری ملازمین جب ملازم رکھتی ہے تو ان کے لیے کالونیاں بنائے, فلائٹ بنائے, ان کو دے. سرکاری ملازم پوری زندگی بھی اپنا جو ہے نوکری کر لے, ایک گھر تو وہ نہیں بنا. میں کہتا ہوں وہ زندہ رہ جائے, اپنے بچوں کی تعلیم پوری کر سکے, وہ بھی بڑی بات ہے. دیکھیں اب بجٹ میں تعلیم کے اوپر کٹ لگایا گیا ہے. دیکھیں تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کٹ بالکل نہیں لگانا چاہیے. اگر انہوں نے کٹ لگانا تھا تو اپنی عیش و عشرت پہ کٹ لگاتے, اپنے فارچونرز کے اوپر کٹ لگاتے, اپنے BMW کے اوپر کٹ لگاتے. یہ کٹ ہے, یہ نہیں ہے کہ ملازم کے اوپر کٹ, ہر ٹیکس ملازم کے اوپر دیا جاتا ہے. دیکھیں انہوں نے اپنا بجٹ دیکھیں, انہوں نے اپنی اسمبلی کا کوئی بجٹ کم کیا ہے تو مجھے بتائیں. کوئی کٹ نہیں لگایا, بڑھایا گیا ہے. ان کو اس وقت مہنگائی یاد آ جاتی ہے کہ یہ مہنگا ہو گیا ہے. جب ملازم کی بات آتی ہے تو اس کے اوپر ان کو ٹیکس بھی یاد آ جاتے ہیں, ان کو کٹ بھی یاد آ جاتے ہیں, ان کو ہر چیز یاد آ جاتی ہے. خدا را میری یہی ہے جو یہ پروٹوکول والی زندگی گزار رہے ہیں, اگر یہ کہتے ہیں نا بار والے اتنا ٹیکس لے رہے ہیں, ان کے وزیر اعلیٰ کی لائف سٹائل بھی دیکھیں, ان کے صدر کا لائف سٹائل بھی دیکھیں, ان کے وزراء کا لائف سٹائل بھی دیکھیں. یہ وہ کیوں نہیں اپناتے؟ اگلے دوسرے سینکڑوں کے اوپر آ جاتے ہیں, وہ کوئی پروٹوکول نہیں لیتے. ان کا پروٹوکول لینے کے لیے جب کوئی بھی گاڑی کسی وزیر مشیر کی گزرتی ہے تو آدھا گھنٹہ ہم روڈوں کے اوپر کھڑے رہتے ہیں, پہلے سے ٹریفک جام کر دی جاتی ہے. جب گاڑیوں کی آپ تعداد گنیں گے آپ دیکھتے ہیں تو وہ ہر نگاہ سے, کیا یہ پہلے ہمارے جب یہ ووٹ مانگنے آتے ہیں اس وقت ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, جب یہ بانجا جب یہ ووٹ مانگنے آتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں جناب ہم آپ کا یہ بھی کام کر دیں گے, ہم آپ کا یہ بھی الاؤنس بنا دیں گے, ہم آپ کا یہ بھی مطالبہ پورا رکھ لیں گے. ہمارے ساتھ بہت وعدے کیے گئے ہیں. اب بھی ریسنٹ بھی ہمارے ساتھ بہت وعدہ کیا گیا تھا, لیو انکیجمنٹ کے بارے میں بھی اور ہاؤس رینٹ کے بارے میں, میڈیکل الاؤنس کے بارے میں ہمارے ساتھ بہت وعدے کیے گئے تھے. جب یہ اب اقتدار میں آ گئے اب یہ بھول گئے ہیں, اب ہم ان کو بھول چکے ہیں. اقتدار میں آنے کے بعد جو ہے حکمران ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے جو ہے اب بھول چکے ہیں, اور تمام تر صورتحال میں جس طرح سے جتنے بھی ہمارے سرکاری ملازمین اور جتنے بھی ان کے سربراہ ہیں, جس طرح سے بھی کریم نواز صاحب سے بات کر رہے تھے تو ان کا یہ کہنا ہے کئی دفعہ احتجاج کیا, کئی دفعہ جو ہے اس ایشو کو اٹھایا, مگر وقت کے حکمرانوں کے سروں پر جوں تک نہیں رنگتی. جو وعدے کر لیتے ہیں اقتدار میں آنے کے بعد ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے وفا تک نہیں کرتے. مزید بھی جو ہے اس حوالے سے سرکاری ملازمین سے بات کرتے ہیں. وقت ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ ہے. ویلکم بیک ناظرین. سرکاری ملازمین کے مسائل ہی مسائل ہیں, اور اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ محدود تنخواہوں میں ایمانداری کے ساتھ گزارا کرنا سرکاری ملازمین کے لیے ایک بہت بڑا کٹھن امتحان بن چکا ہے. اور یہ امتحان جو ہے ہماری حکومت ہر سال جو ہے ان کا یہ امتحان مزید سخت کر دیتی ہے, اور ان کے ساتھ ایسے وعدے دعوے کرے گی کہ جب بھی احتجاج کی کال ہوگی, جب بھی سرکاری ملازمین پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پہنچیں گے, وزیر اعظم ہاؤس کے باہر پہنچیں گے, تو دستی جو ہے وعدے دعوے ہوں گے, مگر اس کے بعد کوئی نوٹیفیکیشن یا کوئی عمل درآمد کے لیے کوئی بھی جو ہے اقدامات نہیں اٹھائے جائیں گے. مزید تمام تر صورتحال پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جو ہے چیئرمین سی بی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایپکا کے جنرل سیکرٹری ہیں میونسپل کارپوریشن ملتان کے ضیاء بخاری صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام سر. سب کیا ہے؟ دعائیں آپ کی, اللہ کا کرم ہے. بالکل جی سر. سرکاری ملازمین محدود تنخواہیں, گزارا ایمانداری سے بھی کرنا ہے, کتنا ایک مشکل آپ لوگوں کے لیے امتحان گورنمنٹ میں؟ مشکل کے کیا ہے سر, زندہ رہنا بھی مشکل ہے اس تنخواہ میں جو گورنمنٹ ہمیں دے رہی ہے. اس میں تو گھر کا سالن روٹی بھی نہیں پکتی سر. یہ بجلی کا بل, یہ میڈیکل, یہ گھر کا کرایہ, آنے جانے کا کرایہ, بچوں کی فیسیں, اماں بابا کی دوائی, بس کیا بتائیں آپ کو سر. بس
कैसे गुजारा करते हैं। गवर्नमेंट ने अभी हमारी कोई तनख्वाहें बढ़ाई हैं तो उसमें साथ ही उन्होंने ऐसे टैक्सेस लगा दिए हैं कि वो जितना बढ़ाया है उससे डबल वो हमसे लेंगे। इस हवाले से अगर हम देखें तो एहतजाज भी यह कई बार होता है, एहतजाज के बाद रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता, इसकी क्या वजह है? बस सर क्या रिस्पांस, गवर्नमेंट मज़े में है सर, मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं, उन पे गाड़ियां हैं, वाफिर पेट्रोल है, बिजली मुफ्त है, एसी चल रहे हैं, सुकून में हैं। हम बैठे हैं बस रोटी की आड़ में, रोटी के लिए तरस रहे हैं हम, और वो मज़े में है सर। काम भी सबसे ज़्यादा जो है एक जो हमारा लो स्केल का जो एक मुलाजिम होगा सबसे ज़्यादा काम भी वो करेगा, ड्यूटी भी सबसे ज़्यादा वही देगा, और तनख्वाह के लिए जो है आखिर में आके उसके लिए गुजारा करना है इस वक्त। बिल्कुल तनख्वाह के लिए, तनख्वाह से तो गुजारा सर मुमकिन ही नहीं है ना सर। अब बच्चों को पार्ट टाइम कोई जॉब करवाएं, वो पढ़ने भी जाएं, जाओ बेटा कहीं पे 200-400-500 की दिहाड़ी कमा के आओ ताकि गुजारा हो, घर चले सर। इस तरह बच्चियां घर में बच्चों को, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं, चलो वहाँ से कोई अर्निंग हो जाती है, बच्चों की फ़ीसें आ जाती हैं, फिर वो बच्ची यूनिवर्सिटी चली जाती हैं सर। इस तरह मामलात ज़िंदगी चला रहे हैं। दवाइयाँ लाइनों में खड़े होके लेनी पड़ती हैं, कभी किसी से ले ली, कभी किसी से दवाई ले ली, और इस तरह ज़िंदगी चल रही है सर। बस हम हुकूमत को दुआएं दे रहे हैं सर। मुतालबा क्या रखेंगे आखिर में हुकूमत? हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि हमारी जो 50-60 हज़ार या 70 हज़ार तनख्वाह है, इसमें आप वालदैन के साथ बच्चों की फ़ीसें और घर का बिजली का बिल, ग्रॉसरी, सुई गैस का बिल, आने जाने, दफ्तर आने जाने का किराया, बच्चों का स्कूल जाने आने का किराया, इसमें हमारे घर का हाउस रेंट, इसमें हमारे ये तनख्वाह का गुजारा बना के दिखाएं सर। ठीक है, अपना आखिर में देखें, अगर एक सरकारी मुलाजमत कर ली, 40 साल एक इदारे को दे दिए, रिटायरमेंट के करीब जब आता है तो अब तो ग्रेजुएटी के भी बड़े मसाइल आ रहे हैं, पेंशन के बड़े मसाइल आ रहे हैं, तो आगे क्या देखते हैं कि अब जब रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे कितने मसाइल और ज़्यादा? सर पहले वो ग्रेजुएटी मिलती थी, काम करते करते अब हमारा रिसेंटली हमारा एक हेड क्लर्क रिटायर हुआ है, उसकी 40,000 रुपये पेंशन बनी है और 20 लाख रुपए उसकी ग्रेजुएटी बनी है, वो भी उसे नहीं मिल रही। ठीक है ना जी, वो पता नहीं बेचारा चक्कर लगा के आया है, ऑफिस आता है जाता है अफसरान बाला के, उसको अब वो बेचारा आज मेरे सामने रो रहा था, मुझे ग्रेजुएटी नहीं मिल रही, मेरी पेंशन नहीं मिल रही। पहले उसकी तनख्वाह थी फ़र्ज़ करो 80-90 हज़ार रुपये, अब वो भी नहीं है, अब पेंशन उसकी 40,000 बनी है, अब वो कैसे घर चलाएगा सर? जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं सरकारी मुलाजमीन के, आपने मसाइल सुने और मसाइल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। 40 साल एक इदारे को देने के बाद जो है रिटायरमेंट के वक्त सबसे बड़ा मसला पेंशन का और ग्रेजुएटी का बन चुका है, और जो मुलाजमीन रिटायर हो चुके हैं, अभी जिस तरह से अभी हमें ज़ियाब खान साहब बता रहे थे कि वो मुलाजिम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से एक रिटायर हुआ, अभी तक जो है रिटायरमेंट के बाद उसे ना पेंशन मिली ना उसे ग्रेजुएटी मिली। तो ये मसाइल जो हैं जिस तरह से बढ़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल निशान है हमारी गवर्नमेंट और हमारे जो आला बड़े अफसरान हैं उनकी कारकर्दगी पर। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं मुलाजमीन से, हमारे साथ रहिए। तो नाज़रीन, जिस तरह अभी जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं आप सुन सकते हैं, या तो हम ये देख रहे हैं कि महदूद तनख्वाहों में गुजारा करना, और जिस तरह से टैक्सेस की भरमार की जा रही है, और उसके बाद जो है बिल बिजली के सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशान कर रहे हैं। मज़ीद भी मुलाजमीन मौजूद हैं, बात करते हैं कि अभी इस अपनी जितनी भी तनख्वाह है उसमें घर का राशन पूरा करना, बच्चों की फ़ीस पूरी करना, घर का रेंट देना, उसके बाद जो है बिजली का बिल भरना कितना इस वक्त मुश्किल है, और हुकूमत के सामने क्या मुतालबा करेंगे, क्या फरियाद करेंगे, क्योंकि जितने भी एहतजाज हो चुके हैं, एहतजाज के बाद सिर्फ और सिर्फ एक लॉलीपॉप जो है सरकारी मुलाजमीन को दे दिया जाता है, लेकिन नोटिफिकेशन जो है कोई ख़ास उस हवाले से नहीं आता। मज़ीद मुलाजमीन मौजूद हैं। भजन क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। शुक्र। बात कर रहे हैं मसाइल जो हैं हमारे सरकारी मुलाजमीन के जिस तरह बढ़ते चले जा रहे हैं, अभी तकरीबन कितना अरसा आप जो है इस वक्त सरकारी मुलाजमत कर चुके हैं, और जो ये मसाइल हैं ये मुसलसल बढ़ते देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, 22 साल तकरीबन हमारी सर्विस को हो गए हैं, और काफ़ी मैकेनिज़्म कोई समझ नहीं आ रही हुकूमत क्या, कभी जो भी हुकूमत आती है कोई ना कोई अपनी नई पॉलिसीज़ लेकर आ जाती है, और वो सारी मुलाजमीन के ख़िलाफ़ ही हो रही हैं। IMF को खुश करने के लिए, कर्जा लेने के लिए खा तो खुद जाते हैं ये, मुलाजमीन को क्या मिलता है, आवाम को क्या मिलता है? महंगाई मिलती है, और ये अपने बैंक भर रहे हैं, अपनी जायदादें बना रहे हैं। हमें जो है ना ये तो
हुकूमत से तो कोई उम्मीद ही हम नहीं रखते। हमारे जो ऊपर जो बैठे हुए हैं हमारे आला अफसरान, वो भी बस ऐसे ही उनकी पॉलिसीज़ को, पॉलिसीज़ बनाता कौन है, यही बनाते हैं। हमारे अपने ही हमें जो है वो काटने में लगे हुए हैं, तो बंदा किसको गिला करे, किसको शिकायत करे। जितने भी एहतजाज इस हवाले से होते हैं, जब भी आप जो है पार्लियामेंट हाउस के बाहर चले गए, जितने भी एहतजाज वगैरह कर लिए, रिस्पांस जो है हमने देखा कि भाई सिर्फ वही उस टाइम जो है खाली लॉलीपॉप देकर वापस भेज दिया जाता है, उसके बाद जो है कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आता। अभी जो है अब रिसेंट जो एहतजाज हुआ है, इसके बाद जो है अब दोबारा हमने देखा बजट आ गया, बजट में टैक्सेस आ गए, तो अब जो है आप क्या समझते हैं किस तरह से जो जितने भी मुलाजमीन हैं अपने मुतालबात मनवा? तालबा क्या मनवाएंगे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से तो 25% जो है वो माना है, बजट में अनाउंस किया है, वो भी कंफर्म नहीं है कि वो इनिशियल बेसिक पे देंगे, रनिंग पे देंगे। मुलाजमीन जो है वो कोफ्त का शिकार हैं कि यार पता नहीं हमारे साथ करेंगे क्या। उसके बाद टैक्स जो लगा दिया है इन्होंने, एक हाथ से ले रहे हैं दूसरे हाथ से दे, वही हिसाब सारा बना हुआ है। तो हमें तो जो है ना बस जैसे वो एक उसको बांधते हैं ना हमारे सराइकी में, जो बैल को बांध के उसको घुमाते हैं, हमें वहीं घुमा रहे हैं। हमारे साथ वही हाल हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रही, नज़र कुछ आ नहीं रहा, हम वहीं घूम रहे हैं। ठीक है, अच्छा अभी रिटायरमेंट जब होगी तो आगे क्या देख रहे हैं? जिस तरह अब तो मसाइल इतने बढ़ रहे हैं ग्रेजुएटी और पेंशन के, तो क्या नज़र आगे तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ये पॉलिसीज़ बनाते आ रहे हैं वो तो पेंशन लेस बनाएंगे कि जी हमारे जो आगे पेंशन का कोई रोला ही ना हो मुलाजमीन का। तो हमें तो आगे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं। मुतालबा क्या रखें? मुतालबा यही है कि देखें ठीक है आप बनाएं, नई जो अपॉइंटमेंट हों उनके लिए ठीक है, जो पुराने हैं उनको उसी तरीके से ट्रीट करें जो पुराने रूल हमारे ऊपर लागू थे, जो पुरानी हमारी जैसे हम मरात लेते आ रहे थे हमें वही दें। आगे आप नई भर्ती करें, ज़्यादा से ज़्यादा 60% जो है इस वक्त रिटायरमेंट के ऊपर हैं, तो ये इनको देने पड़ गया ना बजट, तो ये इस तरह से जो ना जब बंदे को ज़्यादा देना पड़ जाए तो वो फिर पागल हो जाए, यार मैं क्या करूँ इनके साथ। तो हमारा हक मार के तो हमें जो है ना इस तरीके से वो ट्रीट कर रहे हैं, हमारी कटौतियाँ कर रहे हैं, हमारे ऊपर नए नए कानून लागू कर रहे हैं, ये तो गलत है। सुन सकते हैं नाज़रीन, जिस तरह आज के इस प्रोग्राम ने आपको सरकारी मुलाजमीन के जितने भी मसाइल सुनवाए, उसमें सबसे बड़ा मसला जो है महदूद तनख्वाह में गुजारा करना, और जिस तरह से मज़ीद टैक्सेस की भरमार की जा रही है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर, और इसके साथ साथ जो अलाउंसेस के मद में जितने भी हमारी बेसिक रनिंग पे में जो जितने भी इस हवाले से हाउस रेंट, दीगर रेंट जो दिए जाते थे, पेट्रोल अलाउंस दिया जाता था, वो भी जो है साल 2007 के बाद से अब तक नहीं बढ़ा। मसाइल जो हैं ये सवालिया निशान है मौजूदा हुकूमत के ऊपर, और ये सवालिया निशान जो है आखिर कब तक हल होगा, इस हवाले से मज़ीद भी जो है सरकारी मुलाजमीन के मसाइल, आम आवाम के मसाइल आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल के अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त।